अच्छा जी, हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये पहली टाइप है जो वर्क करते हैं, मिमिक करते हैं एक्शन, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करते हैं ये। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, और जो है इनमें ड्रग्स जो इंक्लूडेड होती हैं वो एसिटाइल कोलिन, डाइथेनिकॉल, कार्बोकॉल और पाइलोकार्पिन। अच्छा, पहली वाली यू याद रखो, अगर इसके न्यूमोनिक्स में कहूँ ABC, एसिटाइल कोलिन, डाइथेनिकॉल, कार्बोकॉल, ठीक है, और पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन जो आई ड्रॉप्स वगैरह में जारी होती है। ठीक है। अच्छा, अब इनमें जो है हमारे पास इसके बारे में इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ये बताई हुई है कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म और एक्शन है इसकी एफिनिटी पे डिपेंड करता है कि वो मस्करेनिक रिसेप्टर से उसकी एफिनिटी ज़्यादा है या निकोटिनिक रिसेप्टर से। एफिनिटी से मुराद कि वो कहाँ मस्करेनिक में ज़्यादा लगती है या निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे लगती है। ठीक है। जैसे एसिटाइल कोलिन की उन्होंने मिसाल दी है कि अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पेनिट्रेट इतनी इजीली कर नहीं पाती, ठीक है, इट मीन्स कि वो सेंट्रल उसका एक्शन नहीं है, और सेंट्रल और पेरिफेरल उसका एक्शन पेरिफेरल ज़्यादा है। ठीक है, और सेंट्रल और पेरिफेरल की मैं मिसाल यूँ बताती हूँ, ये देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्व्स आ जाती है। मतलब ये सेंट्रल एरिया हो गया, और बाकी जिसके साइड है ये पेरिफ्रीज हैं। साइड के एरियाज को पेरिफ्रीज कहते हैं, साइड के एरियाज को पेरिफ्रीज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वो अब अच्छा, तो फिर इनका पेरिफेरल इफेक्ट है वाइड स्प्रेड पैरासिम्पथेटिक एक्शन हो गया। चलिए, इसका वाइड स्प्रेड एक्शन है, वाइड स्प्रेड से मतलब पैरासिम्पथेटिक, मतलब पेरिफ्रीज में जा रहा है तो पूरी बॉडी में फैल रहा है। ठीक है। तो पाइलोकार्पिन ऑन द अदर हैंड बाइंड्स टू मस्कुलिनिक रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट्स बोथ मसल्स एंड इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ये सब। ठीक है। पाइलोकार्पिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स से अटैच होते हैं। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स तो हमारे पास ये स्मूथ मसल्स में ज़्यादा जा रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाई, बिलियरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये सारे स्मूथ मसल्स हैं जिनको ज़्यादा ये स्टिमुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है, तो हम थोड़ा सा इजीली करते थे, द आईज एंड द माउथ एंड द स्किन हैव इट। ठीक है, आईज, दी आईज टॉपिकली आई ड्रॉप्स की सूरत में पाइलोकार्पिन, ओरली भी दी जा सकती है, और स्किन के थ्रू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू। अच्छा, अब लिखा हुआ है इसके ऊपर और क्या बात बताई हुई है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो रेपिडली आजकल अब वो ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं, तेज़ी से काम करते हैं ओरल ड्रग्स से। अच्छा, नो टू आईएम और आईवी। आईवी और आईएम हम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट के थ्रू हम कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो बहुत कम दे रहे होते हैं, बहुत रेयर दे रहे होते हैं। ये हम इसलिए नहीं दे सकते, एक तो पहली बात ये कोलिनर्जिक क्राइसिस कराएंगी बहुत इमीडिएटली बॉडी के अंदर जाके, बहुत इमीडिएट इफेक्ट दे के, क्योंकि सबक्यूटेनियस में भी एक इमीडिएट इफेक्ट दे रहा है। तो ये कोलिनर्जिक क्राइसिस करा सकती है, इनमें ड्रग ओवरडोज हो जाती है। और अगर तुम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का देखो, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है यूजुअली वो स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है, ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, प्यूपल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, बाकी सबको स्टिमुलेट कर रहा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो मसल्स पैरालिसिस और वीकनेस हो सकती है, मसल वीकनेस, एक्सट्रीम मसल वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वो ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। कोई तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है, अगर एग्जाम में आए कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है तो वो यही है। उसके बाद फिर इसकी एक और एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो है ये ब्रोकन डाउन बाय कोलिनेस्ट्रेस इन इंटेस्टाइनल स्पेसेस। इंटेस्टाइनल स्पेसेस या टिश्यू के दरमियान, ब्लड वेसल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं उनमें कोलिनेस्ट्रेस ड्रग्स हैं, कोलिनेस्टरेज एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ सकता है, या और तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को भी तोड़ सकता है। अगर एसिटाइल कोलिन हमने डाली ड्रग्स के तौर पे तो वो टूट सकती है, वो इनएक्टिवेट हो सकती है। अच्छा, फिर हमारे पास फास्ट ऑपरेटर्स की हेडिंग में क्या है कि ये जो है रेपिडली एब्जॉर्ब होके पीक लेवल्स ले लेते हैं। पीक लेवल्स जैसे एब्जॉर्ब ब्लड स्ट्रीम में होंगे तो ये पीक लेवल इनका आ जाएगा, 2 घंटे के अंदर अंदर ये पीक लेवल ले लेते हैं। ठीक है। अगर तुम याद करो तो हमारे पास मैंने तुम लोगों को एक ग्राफ पढ़ाया था कि ऑनसेट ऑफ एक्शन से लेकर ऊपर एक पीक लेवल आता है। ठीक है। उसके बाद फिर ग्राफ फिर डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। ये टाइम और टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ था कि ये ऊपर पीक लेवल आया और फिर नीचे। अच्छा, आई एम सॉरी इतनी बुरी ड्राइंग के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल टच स्क्रीन यूज़ कर रही हूँ।
अच्छा, अब जो है all cholinergic and agonists are metabolized by cholinesterase. तो एक तो पहली बात ये कि फूड डिक्रीजेज देयर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये एब्जॉर्ब बहुत तेजी से होते हैं, लेकिन फूड अगर ले लिया जाए, खाना ले लिया जाए, तो उनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए इनको हम क्या करेंगे, खाने से पहले खाएंगे या खाने के आसपास नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने से इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। या तो जब खाना वो डाइजेस्ट हो जाएगा 2 घंटे बाद, तब हम खाएंगे। लेस देन 20% ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इज प्रोटीन बाउंड, यानी ये प्रोटीन से बाइंड होती हैं। लेस देन 20% कोलिनर्जिक ये ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास ये बात कही गई है कि ऑल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर मेटाबोलाइज्ड बाय कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम। कोलिन ईस्ट्रेज जो एंजाइम है उसकी जहाँ पे मेटाबॉलिज्म की साइट है कोलिनर्जिक ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म की साइट, ये 3 जगहें हैं। एक तो प्लाज्मा, लिवर और जो है मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर साइट। जिन रिसेप्टर्स पे ये लिखता है लगता है, उनके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उन रिसेप्टर्स के, अपने रिसेप्टर्स की साइड पे, वहाँ पे कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम मौजूद होता है। अच्छा, अब प्लाज्मा में भी वो द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है, वो मतलब ब्लड में भी वो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। और ड्रग जो है किडनी से बहुत इजीली एक्सक्रीट हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, ये मेटाबोलाइज होने के बाद वाटर सॉल्युबल ड्रग बन जाती है। अच्छा, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो मिमिक करती है एक्सिटाइलकोलिन के एक्शन को, और ये कुछ सर्टेन ऑर्गन्स में, ये जिनको हम टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं, उन ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अगर तुम नोटिस करो नीचे, तो इनका इफेक्ट यूजुअली होता है क्या, सलाइवेशन, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट का स्लो होना, ब्रेडिकार्डिया, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रही है, और प्यूपल्स वगैरह को कंस्ट्रिक्ट करती है, ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। तो हमारे पास ये सारे एक्शन पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने मौजूद है। प्यूपल कंस्ट्रक्शन, मियोसिस, सिलाइवेशन, बाकी स्लो हार्ट रेट को स्लो करेगी, ब्रोंकोस्पैजम्स, ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शंस करेगी, ठीक है। और पेरिस्टल स्टिमुलेशन और डिक्रीज इन सिक्रीशन, ठीक है। पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करेगी, लेकिन वो और डिक्रीज करेगी हमारे पास ये स्टिमुलेशन, हमारे पास सॉरी इंक्रीज कर रही है ये सिक्रीशंस, और पेरिस्टालसिस को इम्प्रूव कर रही है। तो यूजुअली जो कि स्मूथ मसल्स है, ये तो कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल्स है इन जनरल, कार्डियक मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलेशन का काम कर रही है, अगर तुम लोग नोटिस करो, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, के ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही है, ठीक है। कार्डियक से रिलेटेड जो बातें हैं ना, तो उसमें कर लो स्लो, डायलेट करना वेसल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही, ठीक है। और मसल्स और ब्लैडर की टोन और कंट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करती हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल्स। ये सारे इनके एक्शंस हैं। अब कोलिनर्जिक और एगोनिस्ट के फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है, ये ड्रग्स कहाँ कहाँ यूज हो रही होती हैं। एक तो पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्टपार्टम यूरिन रिटेंशन, ब्लैडर कंडीशन को, अगर वीक ब्लैडर हो, एटॉनिक वीक ब्लैडर हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट कराती हैं ब्लैडर के मसल्स की टोन और कंट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं। सिमिलरली जीआई में भी पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, जीआई एटोनी होगी, वीक जीआई मसल्स होंगे, तो उनको ट्रीट करेगी। रिड्यूस आई प्रेशर इन पेशेंट विद ग्लूकोमा ड्यूरिंग आई सर्जरी, प्रेशर रिड्यूस करेगी। और सिलिवरी ग्लैंड की हाइपो फंक्शन होगा अगर रेडिएशन थेरेपी की वजह से, तो उसकी फंक्शन को इम्प्रूव करेगी, और जोर्गन सिंड्रोम में जैसे होता है, उन सारी चीज़ों में यूज़ होंगी। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस हमारे पास, एक बार पढ़ लेना इसको सबसे आखिर में। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शन इसके लिए बड़ी इजी है याद रखने वाली, कि जो ड्रग्स एंटी कोलिन ईस्ट्रेज ड्रग्स हैं, जो कि एंटी कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम, जो कि खुद एक कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, यानी एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इम्प्रूव करती हैं, अगर हम उनको भी साथ दे देंगे तो टॉक्सिसिटी की रिस्क हो जाएगा ना। जाहिर है दो तरह के एक्शन आ रहे हैं बॉडी में, क्योंकि एसिटाइल कोलिन को बढ़ा रहे हैं, और एसिटाइल कोलिन के एक्शन जो है ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा होना, इसका ओवर वर्क करना, ये नहीं है कि वो ज़्यादा खा लिया तो अच्छी चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका ब्लैडर और वगैरह हर जगह पे इसका इफेक्ट है, फिर तो वॉशरूम ही जाता रहेगा बंदा, नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि स्टिमुलेट हो रही है, सिक्रीशंस इंक्रीज हो रही हैं, तो जीआई मसल्स में भी नोजिया वॉमिटिंग और मोशन लग जाएंगे। और बाकी
सलाइवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और दिल के धड़कन कम होने लगेगी, इसीलिए टॉक्सिसिटी हम नहीं चाहते कोलिनर्जिक ड्रग्स की हो। और अगर हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दे दी, जो कि उसका ऑपोजिट इफेक्ट है, कोलिनर्जिक ड्रग्स का ऑपोजिट इफेक्ट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें एट्रोपिन वगैरह, स्कोपोलामीन वगैरह आ जाती हैं, तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि कोलिनर्जिक ड्रग्स के इफेक्ट को कम करेंगी, जाहिर है उसके अगेंस्ट काम करेंगी ना। और क्विनिडीन जो ड्रग है वो भी इफेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स एगोनिस्ट का कम करती है। अच्छा, ये बड़ा इजी है कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे क्योंकि अफेक्ट करती है, उनके रिसेप्टर्स पे वर्क करती है, तो एडवर्स इफेक्ट भी उसी के रिलेटेड होंगे। अगर वो एंटीकोलिनर्जिक बढ़ जाएगी तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, क्रैम्प्स ये सब होंगे, जो मसल्स स्टिमुलेट होने लग जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। ब्लड विजन आएगी क्योंकि इसका आई पे इफेक्ट है। उसके बाद जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स है डायलेट कर रही है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों? क्योंकि ब्रोंकोस्पैज्म करा रहा था ये, ठीक है। इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, पेशेंट वॉशरूम में जाता रहेगा। इंक्रीज सिलाइवेशन एंड स्वेटिंग, ठीक है। ये चीजें याद रखना क्योंकि ये बस आसान है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन याद है, मैंने इसीलिए बोला था, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं था। मैंने कहा था कि दोनों को फर्क पढ़ लो, उसकी पिक्चर मैं दे दूंगी, उसका फर्क पढ़ लोगे तो बहुत ईजी तुम्हारे लिए इसलिए हो जाएगा, फिर तुम लोगों को दोनों की ड्रग्स ना याद रहेंगी या ईजी रहेंगी तुम लोगों के लिए। अच्छा, कोलिनर्जिक ड्रग्स एगोनिक्स जो है वो यूज जहाँ पे हो रही होती है, उनको उन डिसऑर्डर्स को आपको असेस करना है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिनकी स्केलेटल मसल वीकनेस होती है, ड्रूपिंग आईलेट्स वगैरह इस तरह के उनके जो है वो हो रही होती हैं, क्या कहते हैं, सिम्टम्स होते हैं। और बाकी यूरिन रिटेंशन अगर हो रही है, ब्लैडर डिस्टेंशन, ये चेक करें आप। पेशेंट का फ्लूइड इनटेक देखें, लास्ट यूरिनेशन देखें। पेरिस्टाल्टिक पैरालाइटिक इलियस, पैरालिसिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पैरालिसिस हो जाएगी तो हम उसे स्टिमुलेट कराने के लिए, जाहिर है हम कोलिनर्जिक ड्रग्स दें तो वो स्टिमुलेट होने लग जाएंगे। तो फिर बर्ल साउंड और एब्डोमिनल डिस्टेंशन आप चेक करेंगे, पेशेंट एलिमिनेटिंग पैटर्न्स चेक करेंगे। उसके बाद अब वो डिसऑर्डर जिनमें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से एग्रीवेट हो सकती है, सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, हम उस उन उन डिसऑर्डर्स में कोलिनर्जिक ड्रग्स को पहले एक बार अपने प्रिस्क्राइबर को नोटिफाई कराएंगे कि आप ये दे रहे हैं लेकिन इनको अल्जाइमर है। अच्छा, की नर्सिंग डायग्नोसिस में आप लोगों को देखना है कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इंक्रीज सिक्रेशन। अच्छा, गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम इसलिए आएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है, ब्रोंकोस्पैज्म है और सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। और एयरवे क्लियरेंस भी प्रॉपर नहीं हो रही होगी। और जो यूरिनरी एलिमिनेशन है, यूरिन एलिमिनेट होने वाला प्रोसेस है, वो भी क्लोरिनर्जिक ड्रग एक्शन की वजह से इम्पेयर होगा, या तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता चला जाएगा, या तो कम डोज होगी तो नहीं इफेक्ट कर रहा होगा, या कोई ना कोई मसला होगा। पेशेंट को आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट ऑक्सीजनेशन उसकी प्रॉपर है, आप उसकी ऑक्सीजन चेक करो और उसकी ऑक्सीजन प्रॉपर है, और यूरिनरी और बोल एलिमिनेशन प्रॉपर है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स उनके ऑब्जर्व करते रहो कि थेरेपी आया कि ये थेरेपी काम कर भी रही है या नहीं। और जो है पेशेंट को डेमोन्स्ट्रेट करो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करेक्टली करनी है, आईवी नहीं कर देनी, आईएम नहीं कर देनी गलती से, सब क्यों ही रखनी है। अब इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास आ जाएगा कि आप थेरेपी के जो है आप कुछ ड्रग्स हैं, मेथनिकॉल जो ड्रग्स हैं ये खाने से पहले देते हैं क्योंकि प्रोटीन्स और मील से और फूड से इनकी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होती है। और इफेक्ट्स हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के, आपको चेक करते रहना है और उनकी रिपोर्ट एडवर्स इफेक्ट भी चेक करते रहना है। बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं दिखने वाले इफेक्ट्स होते हैं, नोट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी एडिक्वेसी और परफॉर्म मेजर्स टू प्रमोट एजुकेट गैस एक्सचेंज, कि आप उनके साइंस देखें कि रेस्पिरेटरी एडिक्वेसी है, प्रॉपर रेस्पिरेशन हो रही है या नहीं, और उनकी गैस एक्सचेंज को प्रॉपर करने के लिए डीप ब्रीथिंग, कफिंग और सक्शनिंग जैसी टेक्निक को आप अपनाएं, ताकि मतलब अगर कोई मसला आ जाता है, और प्रॉपर पोजीशन करें पेशेंट को, अगर कोई मसला आता है, सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यूरिन वगैरह चेक करें कि यूरिन रिटेंशन तो नहीं हो रहा पेशेंट को। उसके बाद आपको पेशेंट को पढ़ाना, बताना क्या है। अच्छा, अगर कोलिनर्जिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो एज अ नर्स आप पेशेंट को समझाएं कि
अच्छा, ड्रग को रेगुलर शेड्यूल पे आप दो और उसके ड्रग ब्लड, ताकि कंसिस्टेंट ब्लड लेवल्स बने रहें, क्योंकि एसिटाइलकोलिन वैसे भी खतरनाक ड्रग है। अगर सस्टेन रिलीज ड्रग है जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, तो कभी भी इसको क्रश या च्यू करके नहीं खाना है। टेक एंड ओरल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऑन एम्प्टी स्टमक टू लेसन नाउजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा ओरल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स लें तो बेहतर ये होगा। इसकी वजह से होगा नोजिया और वॉमिटिंग बढ़ेगा नहीं, और जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, वरना नोज़िया वॉमिटिंग हो जाएगा, पेट में जो खाया वो निकल जाएगा। ठीक है, और अगर डायरिया वॉमिटिंग ज़्यादा लग जाए तो फ्लूइड इनटेक प्रॉपर करें, नीम कोल पिएँ, ORS पिएँ। अच्छा, अगर हम यूरिन रिटेंशन के लिए दे रहे हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स तो 60 मिनट्स में वो अपना असर दिखा देती है, तो इसीलिए बाथरूम फैसिलिटीज़ मौजूद हों इर्द गिर्द, तो इस बात का ख्याल रखें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोलिनर्जिक ड्रग्स दी जा रही हैं जैसे ब्लैडर प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस वगैरह में, तो उस टाइम पे जो है आप उसको चेक करते रहें, मतलब चेक करके पेशेंट को दें। वेयर कैरी मेडिकल अलर्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आज जो चेक करके दें, उसके बाद वेयर कैरी मेडिकल अलर्ट आइडेंटिफिकेशन उसके साथ कैरी करें या वेयर करें। ठीक है, इफ़ इंडिकेटेड रिकॉर्ड symptoms of myasthenia gravis, effective drugs in a journal, especially if the dose is adjusted. Report abdominal cramping, diarrhea, excessive salivation to the prescriber, क्योंकि ये सारी एसिटाइलकोलिन के वो फंक्शंस हैं। अच्छा, बाकी जो है जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, पहले ये वाली बात थी, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर मैस्थेनिया ग्रेविस के लिए दी जा रही है तो एक्टिविटी और स्पेस एक्टिविटीज़ में पूरा एक रेस्ट पीरियड बना के रखें। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ऑप्टिमल बेनिफिट लोएस्ट पॉसिबल डोज में, और बहुत कम एडवर्स इफेक्ट्स के साथ हमें फंक्शन चाहिए। और अगर डोज इंक्रीज हो जाती है तो एक्टिविटी इंक्रीज, और तो डोज भी, एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो डोज भी इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। सारी बातें बहुत क्लियर क्लियर लिखी हुई हैं, लेकिन बाकी ये है कि अगर डिजनेस या सिनकोप अगर हो जाता है तो एम्बुलेशन या पेशेंट को फ़ौरन रेस्ट कराना है, उनको उससे मैनेज करने की तलकीन करनी है, उनको बताना है वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जैसे देखिए नज़ले ज़ुकाम वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए भी, नज़ले ज़ुकाम वगैरह में भी क्या होता है, नज़ला बिल्कुल हिस्टामिन रिलीज़ हो रही होती है, एसिटाइलकोलिन के थ्रू ही हिस्टामिन भी रिलीज़ हो रही होती है कुछ ना, तो उन पर भी इफेक्ट हो सकता है। बाकी ये है कि हम ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं तो कितनी जल्दी असर करती है। ओवर द काउंटर में अगर गला ख़राब हो रहा है तो स्ट्रेप्सिल्स भी असर करती है। स्ट्रेप्सिल्स तो खैर फार्मास्यूटिकल ड्रग भी, लेकिन हर्बल में आ जाती है वो जो कफ लॉजेंजेस होती हैं। उसके बाद फिर आप और भी दवा लेंगे अगर, तो जैसे हम हकीमी दवा ले रहे होते हैं तो बहुत जल्दी असर करती है, तो इसीलिए हम ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रहे हैं तो इनका कोई ना कोई इफेक्ट है। तो इसीलिए जैसे अगर हम ऑलरेडी कोलिनर्जिक ड्रग से कोई ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो कि ख़तरनाक हैं, उनके इफेक्ट्स थोड़े एडवर्स इफेक्ट खतरनाक हद तक जा सकते हैं, तो हमें ओवर द काउंटर ड्रग्स बगैर पूछे प्रिस्क्राइबर से नहीं लेनी। ठीक है, बगैर उसकी सर्च के बगैर नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जैसे सेंट जॉन वॉर्ट जो है एक हर्ब है, और डोनाजेपिल जो कि अल्जाइमर की ड्रग है और एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग है, अभी एक कोलिनर्जिक ड्रग है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है ना ब्लड लेवल्स उसके ख़राब कर देता है, और अल्जाइमर में ब्लड लेवल्स में रहना ज़रूरी है तो होता है। ठीक है, अच्छा, बाकी सेस्पेशन एस्टेब्लिशन और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी स्केड्यूल को आप, उनकी नीड्स को आप मॉनिटर करें। इवेल्युएट क्या करना है कि पेशेंट की अंडरलाइन कंडीशन जो है इम्प्रूव होती रहे, रेस्पिरेशन नॉर्मल रहे, नॉर्मल वॉइडिंग पैटर्न बिल्कुल सही रहें, जो भी खाली पैटर्न हैं वो सही रहें, जो भी मतलब तब नहीं ले रहे तब भी वो नॉर्मल रहें। अच्छा, नॉर्मल बोल पैटर्न भी नॉर्मल रहें, और ड्रग थेरेपी के जो है वो आप अंडरस्टैंडिंग उन्हें दें, उन्हें समझाएं कि ड्रग थेरेपी किस तरह से वर्क करेगी, और क्या ओवरऑल उनको ओवरव्यू दें ताकि वो इन होल वो एक फुल माइंड के साथ वो ड्रग ले।